हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में एनवायरमेंटल साइंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये वीडियो सभी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो 2 लैंग्वेज में होने वाले हैं, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट्स से कि ये वीडियो वो कंप्लीट देखें और अपने सभी एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट, द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज वीडियो इज़ आवर एनवायरनमेंट एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आज का हमारा विषय है एनवायरनमेंट और इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एनवायरनमेंट को हिंदी में परिवेश कहा जाता है। एनवायरनमेंट का मतलब है एवरीथिंग दैट प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स और व्हाट एवर मे बी प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे चारों तरफ जो हम देखते हैं, हमारे चारों तरफ जो हम पाते हैं, उसको हम अपना परिवेश या फिर हमारा एनवायरनमेंट कहते हैं। द सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट का डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे द सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, सराउंडिंग्स और द कंडीशंस which are necessary for living organism. The surroundings, ऐसे हम लिख सकते हैं द सराउंडिंग्स ऑफ एन, इसके दो डेफिनेशंस हम लिखेंगे। द सराउंडिंग्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीनिंग ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। द सराउंडिंग्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द कंडीशंस इन विच एन लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव्स। द कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ऐसे हम लिख सकते हैं द कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, ORGANISM, ऑर्गेनिज्म लिव्स, इज नोन एज एनवायरनमेंट, इज नोन एज एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ? द कंडीशन, जो अवस्था में एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? ऑर्गेनिज्म का मतलब है जीव जंतु, जो जिसको हम हिंदी में जीव जंतु कहते हैं। ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्गेनिज्म। सभी प्लांट और एनिमल्स को हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं, टर्म्स में ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड योर एनवायरनमेंट और द सराउंडिंग्स ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज योर एनवायरनमेंट। मान लो ये हम है। एक इंसान का एनवायरनमेंट में वो परिवेश, अपना चतुर्पार्श्व में वो क्या पाता है? वो अपने चतुर्पार्श्व में पहाड़ पाता है, सन पाता है, विंड पाता है, क्लाउड पाता है, पेड़ पौधे पाता है, छोटे से बड़े पेड़ पौधे पाता है। दूसरे आजकल के ज़माने में गाड़ी मोटर भी हम पाते हैं, दूसरे गाड़ी मोटर भी पाते हैं, दूसरे जीव जंतु भी वो पाता है। तो ये सब आ गए इसके एनवायरनमेंट्स। तो ये हो गया इसका एनवायरनमेंट। एक इंसान का एनवायरनमेंट ये सब पाता है, पहाड़ पाता है, सन पाता है, वाटर पाता है, नदियाँ हैं, झरना है, तो वो सब हो गए इसके एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये होता है एक द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द सराउंडिंग्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच इट सर्वाइव्स और द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट बात आता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स क्या होता है? ये एनवायरनमेंट बना कैसे है? ये एनवायरनमेंट किस चीज़ों से बना हुआ होता है? ठीक है, सो जनरली द एनवायरनमेंट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स। योर एनवायरनमेंट, द कंपोनेंट्स, अगर हम कंपोनेंट्स का बात, अच्छा, बिफोर गोइंग टू कंपोनेंट्स वी हैव टू नो दैट देयर आर, okay, let's see components, the components of environment. Generally there are 2 components of environment.
One is your biotic components, and second one is abiotic components. ओके, ये बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है हम देखेंगे। बायोटिक, जहाँ पे बायो लगा उसका मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग या फिर जिंदा। ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स ऑल लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स रेफर टू ऑल लिविंग components, all living components, COMPONENTS, all living components of environment is called biotic component। कौन कौन सा लिविंग components है, कौन कौन environment में जिंदा रहते हैं? all plants and animals, all plants and animals, सभी plants और animals इस environment में जिंदा है, लिविंग है, दैट्स वाई all living components of the environment is called biotic component। then abiotic component, एबायोटिक कंपोनेंट, ए जहाँ पे लगा वो अपोजिट मीनिंग में लगता है, ए, इम, डे, इर, ये सब तुम्हारे अपोजिट को दर्शाने के लिए लगते हैं। सो एबायोटिक कंपोनेंट मीन्स ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इस एनवायरनमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट सभी क्या होते हैं? जैसे कि हम अपने परिवेश में एनवायरनमेंट में सॉइल पाते हैं, एयर पाते हैं, वाटर पाते हैं, तो ये सब हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। सॉइल, एयर, वाटर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर, टोपोग्राफी और बैकग्राउंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। पीएच हो गया, ये सब हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। सो ये थे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। लेकिन उसके अलावा ये जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, सॉइल, एयर, वाटर, ये सब, ये जिस पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं एक एनवायरनमेंट का, जिस पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं उसका कुछ सर्टन नेम्स होते हैं, उसका कुछ सर्टन कैरेक्टर्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ओके, फर्स्ट हम लोग जानेंगे, सपोज इमेजिन दिस इज़ द अर्थ। इमेजिन करो, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, एडजस्ट। सपोज दिस इज़ द अर्थ, दिस इज़ द सॉइल लेयर ऑफ द अर्थ, दिस इज़ द रिवर पार्ट, and this is the air region, and this is the plant here, maybe plant here, it is an animal. So the region of the earth which is surrounded by air is known as, remember, this is called atmosphere। atmosphere मैंने क्या कहा? the region of the earth, या फिर जो जगह अर्थ का, जिस जगह सिर्फ हवा में भर्ती हुआ है, जिस अर्थ का जिस जगह में सिर्फ हवा रहता है, द रीजन ऑफ द अर्थ वेयर ओनली एयर इज फाउंड, दैट इज नोन एज योर एटमोस्फियर। ओके, क्लियर? व्हाट इज एटमोस्फियर? इसके बारे में हम डिटेल जाएंगे, बस पहले इसका थोड़ा नॉर्मल चीज़ क्या होता है उसको हम पहले देखो। नेक्स्ट बात आता है, नेक्स्ट दिस पार्ट, जहाँ पे एनवायरनमेंट का सिर्फ सॉइल रहता है, सॉइल, रॉक, सरफेस, ये सब रहते हैं। द रीजन ऑफ द अर्थ विच इज ऑक्यूपाइड बाय सॉइल और रॉक सरफेस इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। देन ये रहा पानी का हिस्सा, द रीजन ऑफ द अर्थ विच इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो जहाँ पे लगा वो वाटर को इंडिकेट करता है, हाइड्रोस्फीयर, SPHERE। ओके, द रीजन ऑफ द अर्थ, जिस जगह पे धरती का, जिस जगह सिर्फ पानी पे भर्ती हुआ है, जिस जगह सिर्फ पानी ऑक्यूपाई लिया है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जिस जगह पे सिर्फ पत्थरें हैं, मिट्टी है या फिर बालू है, सैंड है, उस जगह हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और जिस जगह में अर्थ का सिर्फ हवा है उसको हम एटमोस्फीयर कहते हैं। इस तीनों के बारे में हमको डिटेल जानना है। और एक बात और, ये तीन चीज़ें, ये तीन स्फीयर या फिर ये तीन कंपोनेंट्स जिस जगह पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये वो जगह है जिस जगह पे ये तीन चीज़ें आपस में मिलते हैं। इस जगह पे
This is the place where these three components, your air, soil, water, that is atmosphere, lithosphere and hydrosphere, connects with each other or joins with each other. This place is known as biosphere. So biosphere is the region where this atmosphere, lithosphere and hydrosphere interacts with each other, and this is the part where life is possible. In this biosphere, only in this biosphere life is possible. याद रखना, लाइफ इज़ पॉसिबल. एक इंसान हो या फिर कोई दूसरा जानवर हो या फिर कोई प्लांट पेड़ पौधा हो, सबको ज़िंदा रहने के लिए तीन चीज़ें ज़रूरी होता है. वो होता है एयर, सॉइल, वाटर. सॉइल, मान लो तुम इंसान हो, पैदा होने के बाद तुमने जो भी किया, आंसर क्वेश्चन पूछोगे कि सॉइल का उसमें क्या काम है. अगर सॉइल नहीं रहता तो एक बेस कौन बनाता, वो बेस कौन देता. बेस नहीं होता तो हम घर किस में बनाते. हम क्या उड़ रहे हैं, हम तो चल रहे हैं, हम तो धरती पर हैं. तो ये धरती हमको एक बेस देता है. सो सॉइल प्रोवाइड्स अस द बेस. एयर प्रोवाइड्स अस द नेसेसरी गैसेस, योर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. एंड वाटर प्रोवाइड्स, वाटर, बिना वाटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता हमारे शरीर में. द 80 to 90% ऑफ आवर body weight is generally occupied by water, is generally consist of water. That's why water is the only chemical that we drink and it is beneficial for our health. So वाटर एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो हमारे शरीर के लिए भी नेसेसरी है और हम हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी में भी ये बहुत ही काम आता है. सो ये तीन चीज़ें जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे आपस में मिलते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर का डेफिनेशन में सब क्या लिखेंगे, द रीजन where atmosphere, lithosphere and hydrosphere interacts with each other is known as biosphere. इसको सुन के लिखो. At the region of the earth where atmosphere, lithosphere and hydrosphere interacts with each other. interact का स्पेलिंग होगा INTERACT. interact, s लगा दोगे, interacts with each other is known as biosphere. Then life is only possible in this biosphere region. हवा में लाइफ पॉसिबल नहीं है, हवा में कोई नहीं रह रहा, ये क्लाउड के ऊपर कोई नहीं रहता. परियों के कहानी सब गलत होते हैं. हवा में लाइफ पॉसिबल नहीं है. लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ओनली इन एयर. लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ओनली इन वाटर. विथ वाटर सम अमाउंट ऑफ सॉइल, सम अमाउंट ऑफ gases, that is air, oxygen molecules, your other gas molecules are necessary. In water is consist of H2O, hydrogen and oxygen gases are present in the water. That's why without a single component, if we exclude a single component of these three, out of these three, then life never possible. ओके पहला लाइफ हमारा पानी में हुआ था, लेकिन कैसे हुआ था, पानी के अंदर एयर भी थे, वो एक बेस सॉइल भी मिला था उनको, समंदर का गर्भ, ओशन बेस मिला था, इसीलिए लाइफ पॉसिबल हुआ. सो नाउअडेज लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल इन दिस बायोस्फीयर. बायोस्फीयर ही वो जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. ओके ये तीन चीज़ के बारे में हम, ये चार चीज़, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, इस चार चीज़ों के बारे में हम डिटेल जाने वाले हैं. ये पेज ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट पेज पलटाते हैं. ओके नेक्स्ट हम डिटेल जाएंगे. फर्स्ट एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. एटमॉस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, मैंने अभी कहा. व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज द रीजन ऑफ अर्थ व्हिच इज ऑक्युपाइड बाय एयर. एटमॉस्फेयर, ओके, एटमॉस्फेयर इज द रीजन, REGION, ऑफ अर्थ व्हिच इज occupied by, OCCUPID, occupied by gases, और सिर्फ एयर भी लिख सकते हो, हवा से भरती है. हम रीजन ऑफ अर्थ कहते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर. अगर हम लिखेंगे एटमॉस्फेयर इज़ द रीजन ऑफ एनी प्लैनेट विच इज़ ऑक्युपाइड बाय गैसेस, वो भी सही होगा. अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ का है एटमॉस्फेयर. मार्स का एटमॉस्फेयर मीथेन गैस से भरा हुआ है. हमारा एटमॉस्फेयर जो गैसेस से भरा हुआ है, ये गैसेस बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होते हैं. हमारा जो एयर है, दिस एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस. ओके सो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ऐसे लिखेंगे,
मैं ATM डॉट लिख रहा हूँ एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एयर ऑफ अर्थ, या फिर हाँ बस एयर ऑफ अर्थ भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिखो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ COMPOSED कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैसेस लाइक योर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है 78%, नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कुछ कुछ बुक में 77.07, 77.21, 20.89 ऐसे भी वो देता है, तो ये सब अप्रोक्सीमेटल वैल्यू है। नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन रहता है 21%, देन योर आर्गॉन गैस रहता है 0.09%, देन योर कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% रहते हैं, उसके अलावा वाटर वेपर रहता है, VO प्योर वेपर 0.01% रहता है, उस 0.01%, उसके अलावा ट्रेस गैसेस TRACE ट्रेस गैसेस, ये ट्रेस गैसेस क्या है मैं कह रहा हूँ। ये एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जितना जगह सिर्फ हवा से भर्ती हुआ है, वो हवा कौन कौन से गैसेस से बने हुए हैं, मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द मैक्सिमम quantity of air is occupied by nitrogen gas, then oxygen gas, then your argon gas, carbon dioxide gas, water vapor etc. नेक्स्ट कुछ और गैसेस भी होते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, अदर गैसेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इन वेरी लिटिल क्वांटिटी, बहुत ही कम अमाउंट में रहते हैं, क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत कम है इसीलिए हम उनको ट्रेस गैसेस कहते हैं। तो ये ट्रेस गैसेस होता है ग्रुप ऑफ गैस, जिस ग्रुप ऑफ गैस में ये सब गैस के जो मैंने नाम बोला ये सब गैस जाते हैं, क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत कम है इसीलिए हम उसको ट्रेस गैसेस कहते हैं। ओके फिर अगर हम नेक्स्ट देखेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, मैं पहला एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन में पहला लाइन बोलना भूल गया। पहला लाइन अगर हम लिखेंगे तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है हम लिख सकते हैं, एटमॉस्फेयर, द वर्ड एटमॉस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, ओके इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमोस, ATMOS, ओके ग्रीक वर्ड एटमोस, इस ग्रीक वर्ड एटमोस से ये एटमॉस्फेयर डिराइव हुआ है। टू ग्रीक वर्ड्स होते हैं, डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एक वर्ड होता है एटमोस जिसका मीनिंग होता है एटमोस मीन्स योर वेपर, VAPOUR वेपर, और स्टीम, STEAM, एटमॉस्फेयर का एटमोस का मीनिंग होता है वेपर और स्टीम, एंड अदर एक ठो वर्ड रहता है उसके साथ स्पीयर, SPHERE, स्पीयर का मीनिंग होता है लेयर, LAYER। सो द लेयर ऑफ अर्थ और द रीजन ऑफ अर्थ विच इज occupied by your gases or vapors is generally known as your atmosphere। ओके सो ये तो गया एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन जो भी गया। फिर इसके बहुत सारे लेयर्स होते हैं, देयर आर सेवरल लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर प्रेजेंट। सो द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर प्रेजेंट। मान लो ये हमारा सॉइल लेयर है, ये हमारा सॉइल सरफेस, अर्थ का सॉइल सरफेस, मैंने सिर्फ अर्थ सरफेस लिख दिया, अर्थ का सॉइल सरफेस। द लेयर विच इज प्रेजेंट अबव टू द अर्थ सरफेस इज नोन एज दिस लेयर। द लेयर ऑफ एयर विच इज प्रेजेंट अबव द अर्थ सरफेस, ये पेड़ है, ये हम है, ये हमारा पालतू जानवर है, जो भी हो, चिड़िया है, तो ये जो भी सब है, ये द लेयर ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट अबव द अर्थ सरफेस इज नोन एज ट्रोपोस्फियर, TROPOSPHERE। ओके द लेयर ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट अबव द अर्थ सरफेस, द फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर होता है, ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये बहुत सारे लेयर होते हैं, बहुत सारे गैस के लेयर होते हैं। फर्स्ट लेयर को क्या कहा जाता है, विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द अर्थ सरफेस, विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर। दिस ट्रोपोस्फियर लेयर इज योर placed
इन अबाउट 0 to 12 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से या फिर अर्थ सरफेस से ये कुछ बुक में 15 किलोमीटर भी लिखा रहता है, जनरली 12 to 15 किलोमीटर डिस्टेंस तक ये ट्रोपोस्फियर लेयर रहता है। इस ट्रोपोस्फियर लेयर के ऊपर अबव टू द ट्रोपोस्फियर लेयर अनदर लेयर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड जनरली स्ट्रेटोस्फियर। इसको क्या कहते हैं? STRATO, स्ट्रेटोस्फियर का स्पेलिंग सब में एक ही है, SPHER, स्ट्रेटोस्फियर। ओके, द लेयर which is present top of the troposphere to bottom of the its next layer, that is your mesosphere. Okay, that is known as your troposphere. troposphere में एक layer रहता है, this layer is known as your ozone layer. this layer is called ozone, OZONE, ozone layer. Okay, this troposphere, the distance or the depth of this troposphere is generally 50 किलोमीटर। ओके, इस ट्रोपोस्फियर का जनरल होता है 50 किलोमीटर। एंड दिस ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन अबाउट 32 to 48 किलोमीटर। 32 to 48 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये ओजोन लेयर रहता है। कुछ बुक में इसको 45 दिया है, कुछ बुक में 50 दिया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा जनरली वेरी करता है। तो ये हो गया 32 to 48 किलोमीटर में हमारा ओजोन लेयर रहता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि दिस ओजोन लेयर प्रेजेंट इन which layer of the atmosphere, which layer में रहता है, in which layer, that is your stratosphere। ऐसा भी क्वेश्चन आता है ओजोन लेयर प्रेजेंट between which two layers, between two which layers आएगा तो between troposphere and stratosphere। ओके, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन रहता किस में है? स्ट्रेटोस्फियर लेयर में रहता है। ओके, सो स्ट्रेटोस्फियर लेयर के भी बात खत्म हो गया। द नेक्स्ट लेयर टू द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड मेजोस्फियर। जो नेक्स्ट लेयर होता है स्ट्रेटोस्फियर को, इसका मेजोस्फियर कहते हैं, MESOSPHER, मेजोस्फियर। सो मेजोस्फियर एक्सटेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, ये रहा टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर, टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर टू द बॉटम ऑफ द नेक्स्ट लेयर। बॉटम ऑफ द नेक्स्ट लेयर रहेगा, ये रहे इसका नेक्स्ट लेयर, ये रहा उसका बॉटम। तो ये जो नेक्स्ट लेयर होता है मेजोस्फियर का, उसको हम कहते हैं थर्मोस्फियर, THERMO, थर्मोस्फियर, SPHER, वो जो सेम रहता है, थर्मोस्फियर। सो ये रहता है नेक्स्ट लेयर, इसको कहते हैं थर्मोस्फियर। okay, so this mesosphere is the layer wherein most meteors are incinerated। okay, इसको हम मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसका स्पेलिंग थोड़ा सा किसका हम ये बात करते हैं? मेजोस्फियर। मेजोस्फियर is the layer, मेजोस्फियर is the, आई होप तुम सब मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो। थोड़ा सा जो भी तुमको वीडियो क्वालिटी हो, या एक हाथ में मैं मोबाइल पकड़ा हूँ तो थोड़ा सा हिल रहा होगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके करेंगे। मेजोस्फियर इज़ द लेयर where in most meteors are incinerated before स्केच में मेरे को लिखने की भी इतना आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रीचिंग द सरफेस। सो ये मेजोस्फीयर ही रहता है जिसमें बहुत सारे मीटियोर्स रहते हैं। धरती के बाहर के कुछ जो पत्थर होते हैं, पत्थर खंड रहते हैं, उनको हम मीटियोर्स कहते हैं। वो मीटियोर्स क्या होता है? मीटियोर्स आर इंसिनरेटेड बिफोर रीचिंग द सरफेस। सरफेस में गिरने से पहले इस लेयर के साथ वो जब आते हैं तो टक्कर खा के इस लेयर के साथ वो उनका स्पीड इतना ज़्यादा रहता है कि वो जल जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और धरती पर उतना ऊपर पड़ते पड़ते उनका उतना असर नहीं रहता। सो दिस मीटियोर्स आर इंसिनरेटेड बिफोर रीचिंग द सरफेस इन दिस मेसोस्फीयर। ये भी एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेसोस्फीयर के बाद जो लेयर रहता है, द लेयर विच इज़ प्रेजेंट above to the mesosphere is known as your thermosphere। इधर हम चले आते हैं फिर। the layer which is present above to the mesosphere is known as your thermosphere। this thermosphere extends from the base of the mesosphere and contain the ionosphere। इसमें जनरली एक लेयर रहता है, आयोनोस्फीयर हम कहते हैं इस लेयर को। दिस थर्मोस्फीयर कंटेन ए लेयर दैट इज कॉल्ड आयोनोस्फीयर। दिस आयोनोस्फीयर इज द लेयर वेयर सोलर रेडिएशंस आयोनाइज्ड द एटमॉस्फेयर। सोलर रेडिएशन क्या करते हैं?
एटमॉस्फेयर को आयोनाइज्ड कर देते हैं, चार्ज्ड कर देते हैं। ओके, और एक इम्पोर्टेंट भी बात भी होता है इस थर्मोस्फेयर में, दैट इज़ द कर्मियन लाइन, KAR, ये रहता है, एक ठो लाइन रहता है, इमेजिनरी लाइन है सभी, ये इमेजिनरी लाइन होता है, इसको हम कहते हैं के, सभी नहीं, ये वाला KARMAN, कर्मियन लाइन। दिस कर्मियन लाइन इज प्रेजेंट इन दिस थर्मोस्फियर। दिस कर्मियन लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन आउटर स्पेस ऑफ द अर्थ एंड अर्थ सरफेस। हम जब रॉकेट में अगर बाहर जब जाते हैं तो ये एक लाइन रहता है, ये एक ठो बाउंड्री जैसा काम करता है, ये एक ठो बाउंड्री जैसा इमेजिनरी लाइन खींचा गया है, कर्मैन लाइन कहते हैं। स्पेलिंग देखो, मैं और एक बार कह रहा हूँ, KARMAN, कर्मैन लाइन is the generally act as boundary between outer space of the earth and earth surface. Okay, this Karman line is present in this thermosphere. Okay, नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्मोस्फीयर के बाद भी और एक लेयर होता है। हम जब अर्थ के ऊपर जाते हैं तो उस पर भी एक ठो लेयर रहता है, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ विच इज़ प्रेजेंट अबव टू द थर्मोस्फीयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर, EXOSPHERE, एक्सोस्फीयर कहते हैं। ओके, एक्सोस्फीयर इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू दिस थर्मोस्फीयर। सो ये हो गया एटमोस्फीयर के बारे में हम लोग जाना। नेक्स्ट बात हम करते हैं योर लिथोस्फीयर के बारे में, नेक्स्ट पेज में। ओके, शुरू हुआ नेक्स्ट पेज में। लिथोस्फीयर के बारे में हम बात करेंगे, LITHO, लिथो, SPHERE, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है हम देखेंगे, लेकिन इसमें मैं पहला लाइन नहीं भूलना चाहता, एटमॉस्फेयर के जैसा। एटमॉस्फेयर जैसे डिराइव हुआ था 2 ग्रीक वर्ड से, एटमोस एंड स्फीयर, वैसे ही लिथोस्फीयर इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। पूरा लिखना, लिथोस्फीयर इज डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड फ्रॉम 2 Greek words, 2 GREEK, Greek words, that is lithos, LITHOS, lithos. This lithos means स्टोन, याद रखना, लिथोस मीन्स होता है स्टोन, एंड इधर स्पीयर नहीं, इसका और एक वर्ड होता है, इसको कहते हैं स्पेरा, SPHAIRA, आसान है स्पेलिंग, एक बार याद रखोगे हो जाएगा, SPHAIR, स्पेरा। दिस स्पेरा मीन्स ग्लोब, याद रखना, स्पेरा मीन्स ग्लोब, और इसको हम जनरली बॉल भी कहते हैं। तो लिथोस्फीयर डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव हुए हैं। जिस एक वर्ड होता है लिथोस, LITHOS, जिसका मीनिंग होता है स्टोन, STONE, और एक वर्ड रहता है स्पेरा, SPHAIR, स्पेरा, जिसका मीनिंग होता है ग्लोब या फिर बॉल। ओके, सो ये लिथोस्फीयर इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, लिथोस एंड स्पेरा। देन लिथोस्फीयर, मैंने जैसे कि पहले कहा, लिथोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज द आउटर मोस्ट सॉइल लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट ये हम लिख सकते हैं, लिथोस्फीयर इज द, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ द आउटर मोस्ट, लिखो ना लिखो चलेगा, आउटर मोस्ट सॉइल और योर हार्ड लेयर ऑफ अर्थ। ये हार्ड लेयर होता है, अर्थ हार्ड नहीं होता, सॉलिड नहीं होता, हार्ड के जगह हम सॉलिड भी लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड रहेगा वो, सॉइल और सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ। एयर सॉलिड लेयर नहीं होता, वाटर सॉलिड लेयर नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, इट इज़ द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर। इस लेयर के जगह हम सेल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, SHELL, सेल ऑफ अर्थ, या फिर लेयर ऑफ अर्थ, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान लग रहा है, जो तुम्हें आसान लग रहा है वो तुम उसी को लिखो और उसी को याद रखो, ठीक है। इट इज़ द आउटर मोस्ट सॉइल लेयर और सॉलिड सेल, सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ। देन क्या होता है, एटमॉस्फेयर के जैसा इसका भी तुम्हारा डिवाइड किया गया है, डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। दिस लिथोस्फीयर इज़ जनरली, अगर हम लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे, अगर हम धरती के अंदर तक जाएंगे तो ये भी बहुत सारे लेयर से बना हुआ होता है। द आउटर मोस्ट लेयर, जिसमें हमारे ये पहाड़, धरती सब रहता है, दिस आउटर मोस्ट लेयर इज जनरली called, this is the outermost layer of the earth, this is the outermost layer which is called crust, याद रखना, CRUST। दिस कुछ बुक में ऐसा भी लिखा हुआ है, लिथोस्फीयर इज ओनली कंसिस्ट ऑफ लेयर क्रस्ट एंड बिलो दिस क्रस्ट अनदर लेयर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड आस्थेनोस्फीयर। आस्थेनोस्फीयर का स्पेलिंग अच्छे से लिखना, ASTHENO, आस्थेनो। स्पीयर का स्पेलिंग तो आज अब तक लिखते आ रहे हो, SPHER,
RE, sphere, asthenosphere. Okay, so this is the outer layer which is called crust. Another, the layer below to the crust layer is called asthenosphere. कुछ बुक में ऐसा भी लिखा रहता है कि lithosphere directly consists of outer crust, then your middle mantle, MANTLE, and inner core layer. और कुछ बुक में ऐसा लिखा रहता है कि लिथोस्फीयर ओनली कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम अदर टू मेंटल एंड कोर लेयर बाय द आस्थेनोस्फीयर. तो इसके भी डिटेल नहीं जाएंगे हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बात कर रहे हैं, हम जियोलॉजी या फिर ज्योग्राफी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं कि इसके डिटेल में हम जाएंगे. सो ये क्रस्ट होता है जो इंपॉर्टेंट थिंग रहता है. दिस क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर. दिस क्रस्ट, ठीक है, दिस क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ विच इज़ जनरली 8 to 40 किलोमीटर, और कुछ बुक में ऐसे इसको 0 to 100 किलोमीटर भी लिखा जाता है इसका थिकनेस. ओके, दिस थिकनेस ऑफ दिस क्रस्ट इज़ जनरली 8 to 48 किलोमीटर, और कुछ बुक में इसको 100 किलोमीटर तक भी डेप्थ इसका थिकनेस लिखा जाता है, मोटापा. देन इसका और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है क्रस्ट का, और एक क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि इस क्रस्ट लेयर में सॉइल प्रेजेंट रहता है. सॉइल इज प्रेजेंट इन दिस क्रस्ट लेयर. सॉइल इज प्रेजेंट इन द क्रस्ट लेयर. इस क्रस्ट लेयर में सॉइल मिलता है, और सॉइल इज़ द इम्पोर्टेंट component which provide food, which provide shelter to many microorganisms, many organisms also. plant को भी एक shelter देता है जो microorganism रहता है. it provide a basic for other larger organisms. then it also act as a anchorage and protection. it also provide anchorage and protection to living organisms. anchorage का मतलब होता है पकड़े रखना. जैसे पेड़ क्या करता है, पेड़ को पकड़े रखता है, anchorage, and protection देता है. तो ये सब काम करता है ये सॉइल. ओके, देन और एक लेयर, और एक क्रस्ट के बारे में और एक बात है कि क्रस्ट हैज़ डिफरेंट लेयर्स ऑफ रॉक्स इंक्लूडिंग सेडिमेंटरी रॉक्स ऑन इट्स टॉप. टॉप में सॉइल के नीचे अगर हम देखेंगे तो एक लेयर रॉक का लेयर रहता है, उसको सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं. और एक रहता है ग्रेनिटिक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो इतना डिटेल में नहीं जाने से भी चलेगा. सो इतना याद रखो कि क्रस्ट इज जनरली कंसिस्ट ऑफ योर सॉइल विच इज़ प्रोवाइड योर फूड, शेल्टर एक्सेट्रा टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट हम जाते हैं मेंटल asthenosphere. asthenosphere is another layer which is separate crust to other two layer. it is also a layer which is made up of generally hard rock surfaces. okay, then जाते हैं मेंटल की तरफ. मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिकनेस. इसका अगर हम थिकनेस देखेंगे, इसका जनरली 2900 किलोमीटर थिकनेस रहता है. एंड इट इज़ ए मोल्टेन स्टेट. ये हमेशा याद रखना, मोल्टेन स्टेट में ये रहता है. मोल्टेन का मतलब क्या होता है? मोल्टेन होता है एक लिक्विफाइड बाय हीट, जिसको हम कहते हैं. मोल्टेन का मतलब है जिसको हम पिघलाएंगे तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, जिसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहता है. केमिस्ट्री वाले ये समझ रहे होंगे, जिसका ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहता है. मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो ज़्यादा टेम्परेचर लेता है गर्म होने के लिए, उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. सो मोल्टेन स्टेट वही होता है द अमाउंट द सब्सटेंसेस विच आर प्रेजेंट इन मोल्टेन फॉर्म. दैट मीन्स दोज सब्सटेंसेस विच कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म बाय हीट. बाय गिविंग हीट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म. उनको कहते हैं मोल्टेन अवस्था. जिसको हम गर्म करें तो वो पिघल जाएंगे, उसको कहते हैं मोल्टेन. जैसे कि लार्वा वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो होते हैं तुम्हारे मोल्टेन फॉर्म में. इस मेंटल फॉर्म में इस वो जो सब्सटेंस रहते हैं वो मोल्टेन स्टेट में रहते हैं. देन आता है तुम्हारा कोर लेयर. कोर लेयर रहता है तुम्हारा द इनर मोस्ट लेयर विच इज़ ऑल्सो जनरली तुम्हारा 2500 किलोमीटर डीप. इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, योर आउटर कोर एंड इनर कोर डिवाइड रहता है. नेक्स्ट ये गया कोर के बारे में. अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, और एक बात मैं कहना भूल गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिथोस्फीयर. भूला नहीं है, नेक्स्ट पार्ट टाइप्स. टू टाइप्स ऑफ लिथोस्फीयर. हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ रहा हूँ. टाइप्स के बारे में अगर हम देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिथोस्फीयर. वन इज, ये भी क्वेश्चन आता है, वन इज ओसेनिक, OCEANIC, ओसेनिक लिथोस्फीयर. और एक टाइप होता है इसका कॉन्टिनेंटल, CONTINENTAL, कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर. ओके, ओसेनिक लिथोस्फीयर होता है जो ओशन के डेप्थ में पाया जाता है. जो सरफेस जो रॉक सरफेस, जो हार्ड सरफेस ओशन के डेप्थ में पाया जाता है, प्रेजेंट बिलो द ओशन लेयर, दैट इज नोन एज योर ओसेनिक लिथोस्फीयर. और कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर कहते हैं जो कॉन्टिनेंट, जैसे कि हम कहते हैं कंटिनेंट किसे कहते हैं? महादेश. जो सॉलिड, जो सब्सटेंस ड्राई कंडीशन में जो पाते हैं, हमारा जो ज़मीन हम देखते हैं, वो होता है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर.
एक रॉक सरफेस जो पानी के अंदर है और एक पानी के ऊपर है। पानी के अंदर जो होता है उसको ओसेनिक कहते हैं, पानी के ऊपर जो सूखा कंडीशन में है उसको कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है हम देखेंगे। हाइड्रो का मतलब हम बार बार मैं कह रहा हूँ, हाइड्रो का पहले बोला, हाइड्रो का मतलब होता है जनरली वाटर। सो हाइड्रोस्फीयर क्या होता है कि द रीजन ऑफ द अर्थ विच इज ऑक्युपाइड बाय वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। इसको भी वैसे ही लिखना, द रीजन ऑफ अर्थ, REGION, रीजन ऑफ अर्थ which is occupied by OCCUPID, occupied by water is called hydrosphere, is called hydrosphere. Okay, so it is the total amount of water available on the planet. इस प्लानट में, धरती पे जितना पानी अवेलेबल है वो कहाँ पे है, कौन से लेयर में है, हाइड्रोस्फीयर। उसको हम टोटलिटी में क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जितना भी पानी है, सॉल्ट वाटर हो कि नॉर्मल सलाइन वाटर हो या फिर स्वीट वाटर हो, रिवर वाटर हो या फिर ओशन वाटर हो या फिर आइस फॉर्म में हो, जो भी हो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, दिस हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स जनरली योर सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब हमारा ओशन वाटर हो गया, रिवर वाटर हो गया, एज वेल एज योर अंडरग्राउंड वाटर टू। अंडरग्राउंड वाटर मतलब हम पानी के, ज़मीन के अंदर जो पानी पाते हैं उसको हम अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं। So this hydrosphere include your water above the soil, above the layer, your surface water, and your underground water, and the water also present in the air, that is your water vapor. So this hydrosphere consists of your surface, पूरा full sentence में लिखना, surface water, then and your underground water, and your water vapor, VAPOUR, water vapor. ओके, देन और ये सरफेस वाटर में वही बोला, ओशन, रिवर एक्सेट्रा। अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड में रहते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट रहता है कि अबाउट 73% ऑफ द अर्थ इज़ ऑक्युपाइड बाय वाटर। अबाउट 73%, और तुम इसको 1/3 भी लिख सकते हो। अगर हम अर्थ को 4 भाग में भाग करेंगे तो 3 हिस्सा हाइड्रोस्फीयर में भरती है। अबाउट 73% ऑफ और 1/3 ऑफ अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय वाटर, occupied by water, and this water is very necessary for all kind of physiological activities of living organisms, all type of chemical activities of biochemical activities of living organisms, all kind of human activities too. Daily day-to-day life of human beings also depends upon this water, different types of water. So water is very necessary for all living organisms from plants to animals. Okay, so ये क्या हाइड्रोस्फीयर के बारे में, धरती का जिस जगह पे पानी है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। फिर नेक्स्ट लेयर जाएगा, फिर नेक्स्ट लेयर जाएगा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने कहा द रीजन वेयर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर। एक ऐसा जगह जहाँ पे हवा, पानी और ज़मीन आपस में मिलते होंगे उसको हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ओके, बायोस्फीयर में भी मेरा बात सुन के तुम लिख सकते हो, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ डिटेल में। इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइफ इज ओनली पॉसिबल इन बायोस्फीयर वेयर एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट्स विद ईच अदर। ठीक है, तो बायोस्फीयर उस जगह को कहेंगे जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर आपस में मिलते होंगे। That's why ये biosphere is the region where all living organisms survive. This biosphere is also known as ecosphere. ये भी याद रखना, biosphere is also known as your ecosphere. Okay, then atmosphere की तरह ही ये biosphere भी 2 वर्ड से जनरली डिराइव हुआ है। वन होता है bios, bios मीन्स होता है life, and अदर होता है स्पायरा, SPHIRA, जैसे लिथोस्फीयर में था स्पायरा। स्पायरा का मीन्स होता है वही ग्लोब या फिर बॉल। ओके, देन ये जो बायोस्फीयर होता है इट जनरली एक्सटेंड्स अप टू 10 किलोमीटर हाइट, 10 किलोमीटर इन हाइट एबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के एबव 10 किलोमीटर तक लाइफ पॉसिबल है, एंड ऑल्सो बिलो 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स या फिर उससे भी गहराई में अभी भी मिल रहा है, लाइफ पॉसिबल हो रहा है। तो लाइफ पॉसिबल एबव द 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस, एंड जनरली बुक में लिखा है 10 किलोमीटर बिलो, लेकिन उससे भी नीचे भी लाइफ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं। सो ये याद रखना, जनरली बुक के हिसाब से लाइफ इज ओनली पॉसिबल अबव द 10 किलोमीटर हाइट अबव द अर्थ सरफेस एंड 10 किलोमीटर बिलो डीप डाउन टू द ओशन।
okay, but some microorganisms are surviving in the depth of below the 10 किलोमीटर टू। ओके, सो ये गया बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर का मतलब, बायोस्फीयर का हम और इकोस्फीयर भी कहते हैं। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे एटमॉस्फेयर हवा, लिथोस्फीयर ज़मीन और हाइड्रोस्फीयर पानी आपस में मिलते होंगे। और बायोस्फीयर का मतलब होता है, 2 ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुआ है। बायोस का मतलब होता है लाइफ और स्फेरा का मतलब होता है अर्थ सरफेस या फिर ग्लोब, बॉल एक्सेट्रा कुछ भी। और इसको अगर हम अर्थ सरफेस पकड़ेंगे, ये एक ऐसा एक जगह है जहाँ पे तुम्हारा लाइफ पॉसिबल होता है। लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द बायोस्फीयर विच इज़ एक्सटेंड्स। कहाँ तक ये फैला हुआ है? 10 किलोमीटर अर्थ सरफेस के ऊपर और 10 किलोमीटर अर्थ सरफेस ओशन तक, ज़मीन के नीचे तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो इतना गया आज का वीडियो में। हम लोग डिस्कशन किए अर्थ सरफेस के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर के ऊपर। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन तो भरे हुए ही हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, या फिर एक्सप्लेन बायोस्फीयर एंड इट्स कंपोनेंट्स ब्रीफली। बायोस्फीयर का कंपोनेंट पूछा जाएगा तो बायोस्फीयर गया, उसका कंपोनेंट गया हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चंस इसमें से 100% तुम्हारा 5 मार्क का क्वेश्चंस आएगा, या फिर तुम्हारा एक लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकता है। ओके, तो आई होप कि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कुछ रीजनल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश के साथ रीजनल लैंग्वेज में करने के लिए, इसलिए मैंने ये कोशिश किया कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाऊं ताकि तुम लोगों को भी आसानी हो समझने में। आई होप यू ऑल क्लियर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड दिस थिंग्स ऑफ बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। सो दिस मच इन दिस वीडियो। ये आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। लेकिन एक रिक्वेस्ट सबसे यही करूँगा कि अगर वीडियो को पसंद आया तो दूसरे के साथ शेयर भी करें, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इनके साथ भी ये चैनल शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट्स मिल सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।